हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आज अपन अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है गज्जा स्कूल, इसी सेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साल भर आप और हम जुड़े रहेंगे और इसी चैनल पर अपन साइंस और मैथ की ढेरों बातें डिस्कस करेंगे। आज के आज के इस चैनल पर, आज के इस वीडियो पर अपन सबसे पहले साइंस के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। साल भर इस चैनल पर आप जुड़े रहेंगे, आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा। आपकी प्रॉब्लम को पर्सनली प्रॉब्लम लिया जाएगा और उस प्रॉब्लम का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें अपन साइंस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को अपन लेंगे। साइंस में अपन जो भी अपना साइंस का सिलेबस है सीबीएसई का 10th का, उसका अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें अपने को अपनी सीबीएसई जो अपना सिलेबस देती है वो 5 पॉइंट्स में देती है। कितने पॉइंट्स में? 5 पॉइंट्स में। जिसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली यूनिट जो है अपनी, जो सबसे पहले यूनिट है अपनी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। नाम से ही पता चल रहा है। पहले तो अपन इसको कैटेगराइज करेंगे कि बताइए सर कि ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का यूनिट है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का। तो नाम से ही अपने को पता चल रहा है क्या, केमिकल। तो इसका मतलब ये हुआ अपना इसमें अपन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। यूनिट का नाम क्या है? केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि अपन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं कि आज अपने डेली लाइफ में केमिकल से अपन आसपास घिरे हुए हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या इसमें भी केमिकल्स का रोल है? बिल्कुल। लगातार मैं जो भी, मान लो लेट सपोज मैं खाना खा रहा हूँ, उसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा, उसमें से एनर्जी निकल रही होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि केमिकल लोचा तो है ही। चलिए, तो इसमें अपन चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। कौन कौन से अपने चैप्टर्स आएंगे? होल्ड डाउन। हाँ, तो इसमें अपन देखते हैं केमिकल सब्सटेंस। यस, तो पहला ही चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शंस किसको बोला जाता है। क्या कोई भी चीज, लेट सपोज ये A to B हो रही है, तो क्या मैं इसको केमिकल रिएक्शन बोल दूं क्या? यस और नो? हाँ, तो अपन बहुत डिटेल में देखेंगे कि अगर कोई भी सब्सटेंस एक ए था, वो चेंज हो गया है बी में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर ही चेंज हो गया है, तो नो डाउट ये एक क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। तो क्या इसी टाइप से और भी रिएक्शंस होती है? नो डाउट, बिल्कुल। तो वो जैसे फिजिकल रिएक्शंस, क्या फिजिकल रिएक्शन, जैसे लेट सपोज मैंने बल्ब ऑन किया, तो अब ये कौन सी रिएक्शन हुई? केमिकल रिएक्शन हुई या फिजिकल रिएक्शन? तो नो डाउट ये फिजिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है ना? ये एक किसी एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें देखिए तो अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। इसमें केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग वाला हर बार, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, तो इसमें अपन क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग केमिकल इक्वेशंस, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, जैसा अभी मैंने बताया। और अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हालांकि नो डाउट केमिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें से अपन केमिकल्स रिएक्शंस को अपन कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल अपन 10th के लेवल पर क्या क्या हमारे सच एज कॉम्बिनेशन, कोई दो सब्सटेंस होंगे, कोई दो प्रोडक्ट, कोई दो रिएक्टेंट होंगे, वो मिलेंगे, उनका क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो इन सब में अपन टाइप्स में डिवाइड करेंगे और उनके बारे में एक एक करके अपन आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल चूंकि ये अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन ही रख रहे हैं। नेक्स्ट, ये इसका मतलब जो अपना ये पहला यूनिट था, इसको मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगा? इसको मैं रखूंगा केमिस्ट्री में। चलो, नेक्स्ट जो आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, एसिड बेस साल्ट। ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये भी अपने कौन सी कैटेगरी में? केमिस्ट्री की कैटेगरी में ही आएगा। जिसमें अपन क्या देखेंगे? एसिड देखेंगे। एसिड के बारे में देखेंगे तो अपन बचपन से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि एक पीएच स्केल होता है। इसी के बेसिस पर अपन किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को अपन क्या है,
या तो उसको एसिड बोल देते हैं अगर लेस देन 7 है एसिड, और अगर मोर देन 7 है तो उसको अपन बेस बोल देते हैं। और अगर एकदम 7 है, जैसे ये देखो ब्लू, ब्लू है पानी, पानी जिसको अपन H2O बोलते हैं, ये क्या है अपना, क्या ये एसिड होगा, क्या ये बेस होगा, क्या नहीं, इसकी पीएच कहां पर होती है, 7 पर होती है। और 7 वाला क्या होता है, ये आपको मैं आप बताओगे, ठीक है। चलो, हाँ, फिर उसके बाद एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट। एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का। जैसे मैं एसिड ले लेता हूं HCl। हालांकि बचपन से अपन जानते आ रहे हैं कि अपने बॉडी में भी, अपने स्टमक में भी कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl। तो मैंने एक एसिड ले लिया, अब इसके साथ मैं क्या ले लूं, एक बेस ले लेता हूं NaOH। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl। NaCl क्या इसको अपन जानते हैं, हाँ बहुत अच्छे से। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट या सॉल्ट, जो अपन घर में बोलते हैं ना, नमक, ठीक है। चलिए, सॉल्ट। तो इसमें अपन एक्सप्लोरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। रिएक्शंस विद मेटल्स, नॉन मेटल एंड ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, अभी जैसे मैंने बताया, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, स्टडीइंग द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ वेरियस सॉल्ट। डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल रहता है। आज अपन कुछ भी जैसे कुछ भी अगर फूड प्रोडक्ट अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। लेट सपोज आप आइसक्रीम खा रहे हो, अब फास्ट फूड खा रहे हो, उसमें सभी में क्या ऐड किया जा रहा है, केमिकल्स ही ऐड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो इसका मतलब अभी तक अपन ने जो पहली यूनिट देखी वो कौन सी थी, केमिस्ट्री की। उसी केमिस्ट्री के जो क्या है चैप्टर्स आ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में अपन जानते हैं कि आसपास जैसे लेट सपोज आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप अपने घर से स्कूल की तरफ निकले। अब मेरे को बताओ, आप स्कूल की तरफ से निकले तो हो सकता है कि आपके पास आप बाई बस निकले हो, बाई बाइक निकले हो, और ईटीसी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखोगे कि उसकी जो ये पूरी फिजिकल जो बॉडी बनी हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको लिया गया है, मेटल को। किसको, मेटल को लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आज के टाइम पे अगर अपन कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कोई भी मशीन बनाए, कुछ कोई सा भी इंजन बनाए, उसमें मेटल तो काम में आएगा ही आएगा। तो इसमें इसी तरीके से अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कसिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और इस पर क्वेश्चंस आता ही आता है। एंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट, एंड बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस। नेक्स्ट, ये सारा का सारा भाई किस में चल रहा है, ये कंप्लीट चल रहा है अपना केमिस्ट्री के यूनिट्स में ही। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मेरी नजर में कार्बन जो है ना, मैं इसको पीरियोडिक टेबल का राजा बोलता हूँ, किंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन, कार्बन। इतनी इसके अगर अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में देखें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका मतलब कार्बन है, कार्बन ही रिएक्ट करके ही बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है ना। और इतने वास्ट बना रहा है कि इस सिर्फ कार्बन के बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बेसिस पर अपन ने केमिस्ट्री का एक और ब्रांच निकाल रखी है, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें अपन मैक्सिमम चीज किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में। कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जिसके कारण सिर्फ अगर मैं एक ऐसे मान लो कि एक तरफ कार्बन और एक तरफ सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको बोला है किंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आई है तो मेरा मन कर रहा है कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में, या फिर केमिस्ट्री को कितने पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। हालांकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिर भी जान लो। तो केमिस्ट्री के बारे में अपन केमिस्ट्री को अगर देखो, पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री है, और अगर सिर्फ कार्बन की बात करेंगे मैक्सिमम टाइम, तब इसको मैं किस में रख दूंगा, ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर मैं रेदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा अगर किसी एलिमेंट्स की बात करूंगा तब किसकी, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखूंगा मैं, तब उसको मैं रख दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो बचा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिनोमेना के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको मैं रख दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए इस चैप्टर में अपन क्या क्या देखेंगे तो इस चैप्टर में स्टडिंग द बॉन्डिंग, यस बॉन्डिंग, कितना अच्छा इसके बारे में आप ऐसे मानो कि अभी मैं इतना ज्यादा, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन ही ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको ये बता दूं वो बता दूं, लेकिन अपन वो फुल चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा दूसरी बात ये कि ये आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि सर हमको ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर टफ लग रहा है समझने में, या फिर ये यूनिट समझ में नहीं आती, तो ये आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो ताकि अपन सबसे पहले उसी यूनिट को लेंगे, ठीक है। चलिए तो कार्बन एंड स्टडिंग द बॉन्डिंग इन कार्बन। देखो कार्बन, कार्बन के बारे में एक चीज और आज ही जान लो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है कितनी होती है बेटा, 4। कितनी, 4। मतलब कार्बन जो है ए बी सी डी एट ए टाइम कितने, 4 लोगों से जुड़ सकता है। जैसे मेरे लेट सपोज मेरे कितने आते हैं, 2, तो मैं एक ही टाइम पर 2 लोगों से हैंडशेक कर सकता हूँ, 2 लोगों से मिल सकता हूँ। और ऐसे ही कार्बन के कितने बेटा, 4। कितने, 4। तो क्या करेगा वो, 4 4 क्या करेगा, एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। हाँ अब कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है। ऐसे ही यही प्रॉपर्टी को जो कार्बन कार्बन के साथ बनाता है और लॉन्ग चेन बना लेता है, इसी को अपन कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी के कारण ही तो, क्या, इसी के कारण ही तो कार्बन के बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स बने हुए, इसीलिए तो अपन ने इसका अपना एक अलग ही ब्रांच बना दिया, क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्डिंग तो अपन आज वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आजकल के बच्चे हो तो बॉन्डिंग तो वैसे भी 2 लोगों के बारे में, तो बॉन्डिंग में कितने कितने एटम्स होंगे या कितने कंपाउंड्स होंगे, तो एटलीस्ट कितने, 2। हाँ सर ये तो हम जानते ही हैं कि 2 लोगों के बीच में ही बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट इसी बात को जैसे अभी मैंने बताया था कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में, तो देखो ये सीबीएसई बोल भी रही है, क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, वर्सेटाइल नेचर है। नेक्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये अभी तुरंत ही जान लो आप, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा है ना, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होगा, कार्बन्स मतलब कार्बन होगा। ये लो, ये मैंने बना दिया, कार्बन लिया मैंने, ये लिया मैंने कार्बन, ये लिया मैंने कार्बन, और इसी के साथ मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो ये कौन, क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट अब अगर देखो ये बोल रहा है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन के कंपाउंड में, कार्बन की कितनी वैलेंसी थी अभी अपन ने जाना, कितनी, 4। अगर कार्बन एंड कार्बन का बहुत बड़ा कंपाउंड है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, बोलो बेटा तो अगर कार्बन का बड़ा अगर कंपाउंड है और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब उसको अपन क्या 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 बोलते हैं, सैचुरेटेड, क्या, सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तब इसको अपन, इन कंपाउंड्स को अपन किस, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया सैचुरेटेड और ये हुआ अनसैचुरेटेड। चलो फिर इसका मतलब आपने फिलहाल ये सोचा कि अगर सर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, अनसैचुरेटेड। तो यहीं पर देखो अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ रखा है। जनरली बच्चे देखो, जनरली बच्चे अपना क्या दिमाग लगाते हैं कि हाँ कार्बन का कंपाउंड है, उसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं उसको डायरेक्ट बिना देखे ही कौन सी कैटेगरी में रख दूंगा, अनसैचुरेटेड। तो यहीं पर गलती करते बच्चे, इन्हीं को देखते कि हाँ कार्बन का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको सीधा किस में रख दूंगा, अनसैचुरेटेड। लेकिन ध्यान से, अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से अगर सुना है, तो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन एंड कार्बन। तो इसका मतलब पड़ोसी भी कौन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन का पड़ोसी कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की कहानी क्या थी कि क्या कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड।
या तो कार्बन एंड कार्बन, देखो सब सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, तो इसको मैं किसमें रखूंगा, सैचुरेटेड, किसमें, सैचुरेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, फिलहाल अपन क्या है, अपना इंट्रोडक्शन है ना, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन के लेवल पर ही पढ़ेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन की अपन बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सोप एंड डिटर्जेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार एग्जाम में भी आ रखा था, क्योंकि मैंने सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक की है, मेरे को पता है कि, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू सोप्स, इस पर एक क्वेश्चन दिया था, मिशेल का फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हुए अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट है यस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब, अच्छा पहले तो इसको कैटेगराइज करो, किसमें रखूंगा मैं, अरे भाई साइंस की जिस ब्रांच में अपन लिविंग के बारे में बात करते हैं, तो उसको मैं अपन किसमें रखते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है ना। इसके बारे में अपन और भी देखेंगे, जैसे बायोलॉजी में तो ये है, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, जैसे इसमें वर्ड क्या आ रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ना, थोड़ा अपन बोर हो गए होंगे इस कलर से, ये शायद विजिबल, या ये शायद विजिबल, यस। बायो किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी, बायो का मीनिंग क्या हुआ बेटा, लिविंग, और बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लग जाए तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, क्या करना है उसकी, टू स्टडी। जैसे मैं बोल देता हूं फिजियोलॉजी, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो जैसे प्लांट की बात चल रही है, या फिर एनिमल की बात चल रही है, अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूं तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल की बात कर रहा हूं तो एनिमल फिजियोलॉजी। क्या अपन भी एनिमल ही है क्या, हाँ, तो मैं अगर ह्यूमन की बात करूंगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो फिजियो का मीनिंग क्या हुआ बेटा, फिजियो का मीनिंग हुआ फंक्शंस, फिजियो का मीनिंग क्या हुआ, फंक्शंस, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सब लिविंग है, यस, ये सारे के सारे लिविंग है, इनके अंदर कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है ना, कोई सा भी फंक्शन हो रहा है, कोई सा भी प्रोसेस हो रहा है, और उन सभी प्रोसेस की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और अगर मैं वो प्लांट में करूंगा तो मैं उसको बोल दूंगा प्लांट फिजियोलॉजी, और भाई अगर मैं एनिमल में करूंगा तो एनिमल फिजियोलॉजी। जैसे जैसे ही आप 11th 12th और नीट का एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर आप किसके बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें अपन ये देखते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज मेरे अंदर ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ब्रीथिंग, मैंने अभी खाना खाया, उसका डाइजेशन होगा, तो ये कौन सा है, डाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस है, तो अगर उन प्रोसेस की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ फंक्शंस की, तो वो किसके अंदर आएंगे, फिजियोलॉजी। तो लाइफ प्रोसेसेस, तो इस यूनिट का नाम क्या है बेटा, लाइफ, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें पहला चैप्टर आ रहा है लाइफ प्रोसेस, मतलब लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस, आप किसको बोलोगे लाइफ प्रोसेस, मतलब लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको अपन कैटेगराइज कर देंगे किसमें, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंडिंग बेसिक लाइफ प्रोसेस सच एज क्या, न्यूट्रिशन। देखो कोई सा भी फंक्शन होना हो, जैसे मान लो ये बोल रहा है ना, जैसे अभी लिविंग की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कोई सा भी फंक्शन हो, आइदर इट इज इन लिविंग, केमिकल, इन फिजिकल, अगर कोई सा भी फंक्शन हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर भाई मैं बोल रहा हूँ, जिसका मतलब मैंने खाना खाया, मेरे अंदर से लगातार एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, अगर मेरे में अंदर ये, मैं अगर लेट सपोज मैं 2-3 दिन से भूखा रहता, फिर मेरे को बोला जाए कि ये पढ़ाओ, तो क्या मैं कर पाता, नहीं, इतनी एफिशिएंटली मैं नहीं कर पाता। तो कोई सा भी फंक्शन हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हो, एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी। तो अपने को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो अपने को ये एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से, कहाँ से, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन देखेंगे, इसमें जो भी प्रोसेस हो रहे हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, क्या न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट, क्या इसके बिना अपन लिविंग रह पाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, जो अभी मैंने बात बोली, जो अपन खाना खा रहे हैं, फिर उस फूड से जो उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकाली जा रही है, वो प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, अगर वो प्लांट में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एनिमल में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। जैसे मैं ये सांस ले रहा हूं, तो मेरे अंदर सब एयर आ रही है, अब एयर में भी कौन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है,
ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन हर सेल्स पर कैसे जा रही है, मैंने तो सांस यहीं से ली, तो वहां इसका मतलब कोई ना कोई पहुंचा रहा होगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होगा। तो बताइए वो अपने अंदर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कौन होता है जो मेरे अंदर मेरी हर सेल्स पर, हर सेल्स तक क्या एयर फूड ये सब लेके जाए, कौन लेकर जाए, तो वो कौन है? हाँ आप सही सोच रहे हो, वो कौन है बेटा? ब्लड। कौन है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अपन खाने पीने में तो कोई कमी नहीं रखते, नो डाउट। तो मेरे को ये बताओ अगर अपन खाने पीने में कमी नहीं रखते हैं जैसे मेरे को ये बताओ, क्या आपने अभी जैसे होली दिवाली होली आई है, होली से कुछ दिन पहले या फिर किसी भी फंक्शन से कुछ दिन पहले क्या आपने मम्मी लोग घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। क्या आपने घर में भी डस्ट वगैरह ये सब इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं? यस। तो क्या इसी को, ये सारी डस्ट को अपन जमा करके तिजोरी में रखते हैं क्या? नहीं, ये सब क्या है? अपने वेस्ट मटेरियल है। क्या है? वेस्ट। ठीक है। तो जो, तो क्या अपनी बॉडी में भी ऐसे, हाँ अपनी बॉडी में भी कौन सी प्रोसेस चल रही है? तो इन सारे प्रोसेस को, इन सभी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसके कारण क्या है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं मालूम है? अपनी बॉडी में वो क्या है, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन सबको क्या अपनी बॉडी से रिमूव किया जाए, एक्सक्रीट किया जाए। इसी सिस्टम को, इसी को अपन किस में बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और अपने लिए मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन होता है, अपने ब्लड को कौन फिल्टर करता है, ये आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे इसका। नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन का होता है, तो ह्यूमन के बारे में हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हुए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, ठीक है, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, फिजिकल वर्ल्ड हो, कोई सा भी सिस्टम हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए? कंट्रोल, ताकि उसमें से वो अपनी बेस्ट, अपना बेस्ट दे सके। ठीक है। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम अगर अपनी मन मर्जी से ही काम करता रहे तो फिर क्या एक पूरी बॉडी सरवाइव कर पाएगी? क्या अच्छे ढंग से चल पाएगी? क्या क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बना रहेगा? क्या नहीं। क्या नहीं। जैसे लेट्स सपोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? हार्ट के बारे में। हार्ट अगर एक मिनट के लिए भी ये सोच ले, क्या ये सोच ले कि चलो भाई एक मिनट के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एक मिनट के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो क्या वो उसकी हमेशा के लिए वो 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 आदमी क्या हो जाएगा? रेस्ट इन पीस हो जाएगा, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन सबको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। तो अपने बॉडी में सबसे ज्यादा ये कंट्रोल करने वाला कौन कौन कंट्रोल करता है? तो वो करता है अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो होल्ड ऑन, यस। तो इसमें अपन किसके बारे में, देखो जो अपन ने बातें की वही है एक्सप्लोरिंग द नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। चलो इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अपने बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? खैर इसकी बात चल रही तो आपके मन में आ गया होगा, तो आप आंसर अगर देना चाहो तो कमेंट सेक्शन में, जैसा मैंने कहा, हमेशा ही ओपन रहेगा 24/7। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नर्वस सिस्टम, इसका मतलब मैं नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। देखो कंट्रोल की बात है ना, एक बहुत कंट्रोल 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 अगर मैं नर्वस के न्यूरॉन के थ्रू कर रहा हूं ना, तो उसको मैं कैटेगराइज करूंगा नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर इसका काम करना, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा इसी का एक छोटा भाई है, ठीक है, वो कौन होता है? वो होता है हार्मोन। अच्छा सर, क्या ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं? हाँ सर, दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। अच्छा, इनके काम करने के तरीके में भी डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस होता है। न्यूरॉन ये काम कैसे करेगा? बहुत ही फास्ट करेगा, बहुत ही फास्ट करेगा। और ये हार्मोन इसके कंपैरिजन में कैसा करेगा? स्लो करेगा। कैसे करेगा? स्लो करेगा। लेट्स सपोज ये कैंडल है, ठीक है, क्या है? कैंडल है, कैंडल जल रही है, और अगर मैंने इस पर हाथ रख दिया है, ठीक है, तो मेरे को बताओ क्या मेरे को अच्छा लग रहा होगा? नहीं। क्या मैं
क्या मेरे ये हैंड को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरा हाथ यहीं पर बना रहे? तो क्या मैं यही चाहूंगा कि मेरा हाथ यहीं पर बना रहे? नो। तो मेरे को इस हाथ को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताओ, मैं अपनी बॉडी का कौन सा सिस्टम काम में लूं? न्यूरॉन काम में लूं या फिर हार्मोन? अब अरे सर, अभी तो आपने बताया कि न्यूरॉन जो है बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो अगर जब भी कैंडल पे हाथ चला जाए या कहीं ऑलपिन पे हाथ चला जाए तो वो हाथ बहुत ही फास्ट फास्ट वहां से हटेगा, ठीक है ना? अगर यही काम मैं किसको दे देता? हार्मोन को, तो हार्मोन धीरे धीरे आता, तब तक मेरा हाथ ही जल जाता, ठीक है ना? तब तक मैं ये मार्कर भी नहीं पकड़ पाता। तो इसका मतलब अपनी बॉडी, जो अपने जो नेचर ने जो ये बॉडी बनाई है, जो गॉड ने जो ये बॉडी बनाई है, बहुत ही शानदार बनाई है, बहुत ही शानदार बनाई है। पूरा एकदम जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, नेचर वाज सो ब्रिलियंट। व्हाट? नेचर वाज सो ब्रिलियंट। ओके। तो नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोनल से कोऑर्डिनेशन, ये मिलकर अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग प्लांट मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अपन ये स्टिमुलस वगैरह अपन ये सोचते हैं कि ह्यूमंस में भी होते हैं। नो, इवन प्लांट्स में भी होते हैं। ये अपन चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इसी यूनिट में अपन आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप, यस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यह जो चैप्टर है, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। देखो मैंने कहा था ना, बायोलॉजी में कोई सा भी वर्ड आए, क्या करना है अपने को? उस वर्ड को ब्रेक करो। री प्रोडक्शन, री का मतलब अगेन, क्या? अगेन। और क्या करना है? अगेन अपने को प्रोडक्शन करना है। चलो मेरे को ये बताओ, क्या इस अर्थ पर जो लाइफ आई, इस अर्थ पर जो लाइफ आई, अर्थ पर जो लाइफ आई, क्या वो बहुत पहले आ गई थी? यस सर, बहुत पहले आ गई थी, बहुत ही पहले आ गई थी, बिलियंस ईयर अगो पहले आ गई थी। अब देखो, अगर लाइफ पहले आ गई थी तो क्या जो जब लाइफ आई उस समय जो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर जो बना, क्या वो आज तक है क्या? उस समय लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम जैसे ह्यूमन बना, फर्स्ट टाइम ह्यूमन बना, तो क्या जो वो पहला ह्यूमन था, क्या वो आज भी जिंदा है क्या? क्या मेरे को ये बताओ, क्या 100 साल बाद मैं जिंदा रहूंगा क्या? या 100 साल बाद आप क्या जिंदा रहोगे क्या? नहीं, नहीं। लेकिन 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 इस अर्थ पर क्या है? लाइफ तो फिर भी है, लाइफ तो फिर भी है। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, कौन? ये या फिर कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने साथ एक बेहतरीन प्रोसेस कर रहा है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? रिप्रोड्यूस करना या फिर रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस के कारण पूरे के पूरे अर्थ पर लाइफ क्या है? बनी हुई है। इसका मतलब अगर ह्यूमन स्पीशीज अर्थ पर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ड्यू टू व्हाट? रिप्रोडक्शन। अगर जैसा ऐसा कर दिया जाए, सभी को अगर ऐसा बोल दिया जाए, क्या ये बोल दिया जाए कि आज से क्या है? आज से ही सब लोग क्या है? रिप्रोडक्शन बंद कर देंगे, रिप्रोडक्शन बंद कर देंगे। तो लेट सपोज आज से, तो लेट सपोज कल, ठीक है ना? कल क्या है? लेट सपोज किसी का जन्म हुआ है। अब अगर आज से अगर अपन सारे लिविंग ने, अगर सारे ह्यूमंस ने अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया ना, तो अपन एक बात बहुत ही डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आज के बाद, मतलब कब तक? 100 साल बाद क्या ह्यूमन नहीं बचेगा, है ना? तब क्या हो जाएगा? एक था ह्यूमन, मतलब 100 साल तक सब समाप्त हो जाएंगे। लेट सपोज किसी का बर्थ कल हुआ हो या परसों हुआ, ऑलमोस्ट 100 ईयर इसके आसपास, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अर्थ ह्यूमन से गायब, एक था ह्यूमन। कोरोना के टाइम में आप देखा होगा सड़कों पर, है ना, ह्यूमंस तो बहुत ही कम मिल रहे थे, आसपास के एनिमल्स ही मिल रहे थे। चलिए खैर, वो दौर चला गया। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर काश वापस एक बार और, वंस मोर। अरे अच्छा नहीं, चलिए चलिए। हाँ, तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे। इसमें अपन रिप्रोडक्शन की पहले बात अपन देखेंगे, रिप्रोडक्शन क्या है, जो अपन ने एक आइडिया लिया। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के अपन टाइप्स देखेंगे, जिसमें अपन रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीनिंग से ही पता चल रहा है आराम से ही कि एसेक्सुअल में क्या है, जो पेरेंट होगा ना,
देखो पेरेंट ही होगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी। अब इस जनरेशन में जो पेरेंट है अगर वो सिंगल पेरेंट है तब उसको अपन क्या बोल देंगे, एसेक्सुअल। और ह्यूमंस कैसा कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल। इसके लिए कितने, टू पेरेंट्स की, ठीक है, टू पेरेंट्स की, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इन दोनों में छोटा सा और डिफरेंस कि ये जो प्रोसेस होता है ना एसेक्सुअल, ये फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट। और जबकि वही दूसरी और सेक्सुअल कैसा होता है, स्लो होता है। ये छोटा सा डिफरेंस। तो देखिए, डिस्कसिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे। एंड अच्छा, हेल्थ की बात आई तो हेल्थ की बात अभी कर लेते हैं एक छोटी सी। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की बात आई है तो एक हेल्थ को देख लो, एक छोटा सा हेल्थ। यस, हेल्थ। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मैं हट्टा कट्टा हूं एकदम, मेरे को कोई डिजीज नहीं है, मैं फिजिकली फिट बंदा हूं, ठीक है ना। तो अपन उसको, उस आदमी को अपन क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि क्या है वो, फिजिकली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी। लेकिन 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 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत ये बताती है कि कोई भी आदमी फिजिकली अगर फिट है तो आप उसको फिट नहीं बोल सकते। ये कुछ क्राइटेरिया देती है। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से, आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशली। अगर इन तीनों के मामले में अगर वो फिट है, कि लेट सपोज मेरे को किसी बात की बहुत टेंशन है, ठीक है, और मैं फिजिकली फिट हूं, तो WHO के अकॉर्डिंग मैं हेल्दी नहीं हूं, अनहेल्दी हूं, ठीक है ना। तो वो मेंटली अच्छा होना चाहिए, उसका सोशल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ओके, ये हेल्थ के बारे में छोटा सा आइडिया लिया अपन ने। नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में आइडिया लेते हैं अपन। इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, हेरिडिटी। देखो, जनरली आप देखते हो कि जो, लेट सपोज मैं कुछ एनिमल्स के नाम लिख रहा हूं, डॉग, कैट, तो ये डॉग से डॉग ही लेके आता है, कैट से कैट ही, एलिफेंट से एलिफेंट। अब इधर देखो कि अपन बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक एलिफेंट एलिफेंट को ही आगे जन्म देगा, डॉग डॉग को ही, कैट कैट को ही, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो घोड़ा है वो गधे को, या गधा है तो कुत्ते को, या इंसान में या किसी और में, ठीक है ना। और इंसान ही क्यों, इंसान में क्यों वो गधा लेकर नहीं आता, या गाय घोड़ा और किसी में। फिर आप बोलोगे कि सर हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोगों के कैरेक्टर्स गाय गधे घोड़े भैंस उसके जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से वो कैसा लगता है, इंसान या ह्यूमन ही लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसमें अपन एक केमिकल के बारे में देखेंगे जिसका नाम है DNA। कौन, DNA सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। जो आपने बचपन में या कहीं कहीं मूवीज में देखी होगी तो इस टाइप की स्ट्रक्चर देखी होगी, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हुआ हेरिडिटी, ठीक है ना। कई बार अपन बोला जाता है ना कि नहीं नहीं ये तो हमारे हेरिडिटरी है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें अपन फेमस साइंटिस्ट कौन, मेंडल, ठीक है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि मेंडल ने इनहेरिटेंस पैटर्न बताया था, ठीक है, जिसमें किस प्लांट पर, पी प्लांट पर बताया था। अपन देखेंगे चैप्टर में बहुत डिटेल से। तो इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट आएंगे वो कौन है, मेंडल। द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, हाँ ये थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में अपन देख लेते हैं कि जो कि जो अर्थ पर जो फर्स्ट लाइफ आई, तो मेरे को आप बता सकते हो कि वो लाइफ कैसी आई होगी, सिंपल, कैसी, सिंपल या फिर यूनिसेल्युलर। आप एक चीज ध्यान रखना, इवोल्यूशन में या किसी भी जो सबसे पहले ओरिजिन होती है ना चीज, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो सबसे पहले कैसी होती है, सिंपल टाइप से होती है। कैसी होती है, सिंपल टाइप्स की। जैसे सबसे पहले जो मोबाइल आए होंगे, क्या सबसे पहले जो मोबाइल आए थे वो कैसे थे, आज के टाइम का एक मोबाइल और पहले वाले टाइम का मोबाइल। जो पुराने मोबाइल्स थे वो उनकी साइज भी बड़ी थी, उनकी इतनी एफिशिएंसी भी नहीं थी, उनका जो वर्क करने का तरीका था वो डिफरेंट था। आज वाले एकदम स्मार्टफोन है, अपन यहीं बैठे बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इनिशियली जो मोबाइल्स आए थे या कोई भी गैजेट हो, मोबाइल हो, कार हो, आसपास की गाड़ियां हो, कुछ भी हो, तो वो पहले कैसे थे, सिंपल टाइप के थे, सिंपल टाइप के ही उनके हार्डवेयर, सिंपल टाइप के उनके सॉफ्टवेयर। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुए, वो अपग्रेड होते गए और कॉम्प्लेक्स होते गए, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन देखेंगे जो इवोल्यूशन में जो फर्स्ट लाइफ आई, इवन जो फर्स्ट लाइफ आई क्या क्या कैसे यूनिसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर से कैसे मल्टी सेल्युलर बने, मल्टी सेल्युलर से कैसे ये बड़े बड़े एनाकोंडास बने। ये जो आज के टाइम में सबसे डोमिनेंट स्पीसीज, ये आपके सबसे डोमिनेंट स्पीसीज अगर बोला जाए तो अर्थ पर कौन है, जिससे जिससे सभी सभी स्पीसीज डरती है, वो कौन है, यस वो कौन है, ह्यूमन, ठीक है ना। सभी बाकी सारी स्पीसीज की बैंड बजा रखी है, पूरे अर्थ की, पूरे नेचर की, ठीक है ना। तो सबसे डोमिनेंट है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसी तरीके से अपन ये देखेंगे कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई, सेकेंड लाइफ कैसे आई, कैसे ओरिजिन हुआ, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन हुआ। ओके नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हो गया, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल। अभी जैसे मैंने अभी जो बताया उसमें एक वर्ड बोला मैंने डायनासोर, तो डायनासोर को किसी ने देखा थोड़ी ना, साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं कि आपने लाइव थोड़ी ना देखा, नहीं, लेकिन अपने उनके क्या देखे, अपने को उनके क्या मिले, फॉसिल्स मिले, उनसे अपने आइडिया लगाया, ठीक है ना। चलिए, डायनासोर्स पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो आ रही है, नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन। पहले तो सबसे पहले इसको अपन कैटेगराइज करेंगे नेचुरल फिनोमिनन में। पहले तो इसको कैटेगराइज करो सर, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, क्या है। तो ये आता है नेचुरल फिनोमिनन किसका, फिजिक्स, किसका है ये, फिजिक्स के बारे में। फिजिकल वर्ल्ड मतलब आसपास जो भी देख रहे हो आप, जिसको अपन सुना होगा ना बड़े बुजुर्गों के बारे, भौतिक जगत, जो आसपास की चीजें वो देख रहे हो वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिक्स है। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है वो कौन है, लाइट, कौन है, लाइट। तो लाइट अपने को क्या करती है, तो देखिए किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीजें होती है सर, अगर आंखें ही नहीं होगी तो आसपास की चीजों को क्या ही देख पाओगे। चलो ठीक है, आंखें तो चलो भगवान ने दे दी, ठीक है। लाइट, लाइट भी भगवान ने दी है क्या, मेरे को बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, अर्थ पर लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है, अर्थ पर लाइट का नेचुरल सोर्स क्या है, ठीक है ना। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। तो आइज एंड लाइट, अगर मेरे को आसपास, अगर मैं एक डार्क रूम में चला जाऊं या फिर मैं आपको उठा करके डार्क रूम में डाल दूं, ठीक है, अब आसपास लाइट का कोई सोर्स नहीं है, तो मेरे को ये बताओ क्या आप आसपास के फिजिकल वर्ल्ड उसके बारे में अवेयर हो पाओगे क्या, क्या आसपास की चीजों को आप बहुत अच्छे से देख पाओगे क्या। तो आप बोलोगे नहीं सर, तो क्या आपके तो क्या आपके पास आंखें नहीं है, सर आंखें तो है, तो क्या नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट का सोर्स नहीं है। तो अगर आसपास लाइट नहीं होगी तो आप आसपास की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओके, चलो लाइट के बारे में, फिर लाइट के फिर अपन लाइट के यस फिर अपन लाइट के प्रोसेसेस देखेंगे, बहुत सारे फिनोमेनन देखेंगे। तो लाइट का एक प्रोसेस या फिनोमेनन क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देख आपने देखा होगा। चलो मेरे को बताओ, जैसे आप इमेजिन करो कि मैं आपके पास हूं या फिर आप मेरे पास हो, ये अपना एक अपना क्लासरूम है, ये लाइट का सोर्स है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर ये लाइट अगर आप मेरे को देख पा रहे हो तो ये किसके कारण, सर आइज के कारण। ओके, आइज भी है मेरे पास, और लाइट सोर्स के कारण, ओके ये भी है। अब मेरे को ये बताओ मेरे पास क्या, हाँ ये है, ये देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर, ठीक है, लाइट है, आंखें है। ओके, अब मैं अगर ये बोलूं कि क्या आप इस मार्कर को देख पा रहे हो क्या, क्यों, देखो क्या आपके पास आंखें नहीं है, सर आंखें तो है, क्या लाइट सोर्स नहीं है, लाइट सोर्स भी, फिर भी नहीं देख पा रहे हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो आप चीजों को देख पाते हो ना, तो लाइट सोर्स से लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, फिर टकराकर आपकी आइज पर जाती है, आइज में सेंसेशन क्रिएट होता है, फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन के पास जाता है। अगर ये अगर इसमें कोई भी बीच में बैरियर आ गया तो आप नहीं देख पाओगे। तो मतलब अगर आप चीजों को देख पा रहे हो, लाइट सोर्स आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और मेरी आंखों तक जा रही है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देखो ये सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। ऑब्जेक्ट और मेरी आईज के बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो मैं इसको आसानी से बहुत ही आराम से देख पा रहा हूं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। अगर अब मैं इसी सिचुएशन को चेंज कर दूं, मार्कर है, लाइट सोर्स है, आंखें हैं, बिल्कुल है। अब देखो क्या आप इसको देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हो, लेकिन आप लोगों की कसम मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्यों? क्या आंखें नहीं है? क्या लाइट सोर्स नहीं है? लाइट इस पे टकरा रही है, लेकिन ये मेरी आईज पर वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बैरियर है। हाँ अब मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी देखेंगे अपन। ये बचपन में किया होगा अपन ने, ग्लास लिया, पेंसिल डाली, पेंसिल क्या टूट गई? क्या टूटी हुई दिखाई देती है? नहीं, वो किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। चलिए, तो इसमें अपन यही स्टडिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इंपॉर्टेंट, बाय मिरर्स मिरर्स एंड लेंस, एंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन रियल लाइफ। ये सब अपन देखेंगे। अपन क्यों, अपन जो अपन ये लेट सपोज कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, उसमें अपन एक पर्टिकुलर टाइप का ही मिरर क्यों लगाते हैं, ठीक है ना? जिसमें अपन मिरर के टाइप देखेंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये मिरर देखेंगे, लेकिन उसमें पर्टिकुलर टाइप का ही मिरर क्यों लगाते हैं, ये सब अपन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अरे सर अभी आप बात कर रहे थे किसके बारे में? आई के बारे में, और चैप्टर भी आ गया है क्या? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर इस कलरफुल वर्ल्ड को अपन देख पा रहे हैं तो वो किसके कारण बेटा? अपनी आईज के कारण। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपन आई को, अपनी आई का केयर करें। सॉरी। तो इसमें अपन क्या देखेंगे? ऑब्वियसली बात है, आई की बात है तो आई के बारे में देखेंगे। यस, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इसकी कैसी स्ट्रक्चर आप बताओगे? इसी पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि आप आई की शेप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? इसके फंक्शंस के बारे में अपन देखेंगे। ऑफ द ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिल इन द ब्लैंक में, किसी भी टाइप में वो दे सकता है। हाँ, आपके टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, ठीक है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जैसे मेरे को अगर पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है या दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरा ये जो चश्मा है ये अलग अलग टाइप का होगा, इसमें ग्लास अलग अलग टाइप के होंगे। तो यही अपन इसी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड फिनोमेना सच एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका एग्जांपल अपन देखेंगे किसमें? रेनबो में अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब देखेंगे अपन। नेक्स्ट। चलिए, अब जो अपनी यूनिट आ रही है, अब अपनी जो यूनिट आ रही है, यस, इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो इफेक्ट ऑफ करंट किस पहले कैटेगराइज करो किसमें? इसको मैं रखता हूं फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम फील करने वाला चैप्टर है। किसी को नहीं लगे कि यार ये फील नहीं हो रहा है, तो घर में स्विच होगा, उसमें आगे की बात आप समझ ही गए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में देखो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, सबसे मोस्ट यूजफुल अगर कोई एनर्जी फॉर्म है तो वो कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। आप देख लो ना आसपास, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, कुछ भी आसपास की चीजें, अगर अपन कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर जैसे मेरे रूम में अभी एसी चल रही है, तो ये किसके कारण? कौन सी एनर्जी के कारण? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ये जो बोर्ड चल रहा है, ठीक है, आप जिस मोबाइल में देख रहे हो, किसके कारण? सब इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब अपन इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं, ठीक है ना? तो मोस्ट यूजफुल है। इसके बारे में अपन देखेंगे। डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट। इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, इस बार भी 10th बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आ रखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आप पबजी गेम्स खेलते हो तब मोबाइल आपका हीट अप हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट्स देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट,
ये इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है ये अपने साथ अपने छोटे भाई को लेके आती है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट्स बचपन से खेलते आ रहे होंगे, है ना। मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जिसमें ओपोजिट ओपोजिट पोल्स हो या ओपोजिट जेंडर हो, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। वही सेम पोल क्या करेंगे, रिपल्सन। ओपोजिट पोल्स इस टाइप से है जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है ना, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें अपन मैग्नेट के बारे में देखेंगे, तो एक्सप्लोरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, तो इसी तरीके से उसी का भाई मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे। जैसे जैसे ये देखो, ये मैग्नेट है, तो इसके इसके चारों तरफ इसका खुद का, इसके ये बिल्कुल भाई का क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है ना, इसका खुद का फील्ड होगा। अगर इसमें कोई इसके आसपास कोई भी मेटल अगर आया तो इसको ये अट्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद फील्ड लाइंस, इसमें ही फील्ड लाइंस के बारे में देखेंगे। द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्या उसमें भी मैग्नेट का इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल मैग्नेटिक का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे देखना, आपका मोबाइल है, आप उसमें कोई भी मेटल लेना और पूरा उसकी लेट में बता ही देता हूँ, ठीक है ना। अब आपके पास कोई सा भी मेटल हो, उसको है ना ऐसे ऐसे घुमाना, तो कहीं ना कहीं वो मेटल अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब मोबाइल में भी अपन किसको यूज में ले रहे हैं, किसको, मैग्नेट को यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट हायर क्लासेस में आप इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट भाई ये देखो, हालांकि ये था इंट्रोडक्शन था, लेकिन क्या करें, अपन डिटेल में जानना है ना अपने को एटलीस्ट। यस, नेचुरल रिसोर्सेज, लास्ट यूनिट आ गई है बच्चों। क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। सब इसमें अपन आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो अपना है ओवर एनवायरमेंट, अपन ओवर एनवायरमेंट। अच्छा, इसी पर मैं आपको क्वेश्चन कि अपन एनवायरमेंट किसको बोलते हैं, तो अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, अपना एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यस, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम। तो अपन इसमें लिविंग में अपन देखेंगे कि एक्चुअली में इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में क्या चाहिए, एक बायोटिक चाहिए और दूसरा एबायोटिक चाहिए। बायोटिक चाहिए और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक में कौन हो सकता है, बायोटिक नाम से ही पता चल रहा है, लिविंग, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एबायोटिक, आसपास नेचर में एबायोटिक कौन कौन हो सकता है, एयर है, वाटर है, सॉइल है। जब बायोटिक एंड एबायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। उसको अपन बोल सकते हैं इको सिस्टम। क्या फॉरेस्ट एक इको सिस्टम है, यस, फॉरेस्ट एक इको सिस्टम है। क्या मेरे को उसमें बायोटिक मिलेंगे क्या, हाँ, फॉरेस्ट है, जंगल में शेर मिल ही जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, मिल जाएंगे मेरे को। क्या एबायोटिक चीजें भी है क्या, हाँ सर, एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो क्या वो लगातार इंटरेक्ट कर रहे होंगे, यस। अच्छा, तो क्या सर इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है क्या, नो। क्या पानी की एक बूंद, क्या पानी की एक बूंद क्या वो भी एक इकोसिस्टम है क्या, क्या इसमें बायोटिक है क्या, हाँ सर। क्या पानी की बूंद में छोटा सा, क्या सर बैक्टीरिया रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है। क्या सर एबायोटिक, क्या वाटर है, हाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, बायोटिक फैक्ट, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो ये देखा अपन इको सिस्टम के बारे में देखे। आगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स किसके कारण आ रही है, कौन सी ऐसी स्पीशीज है, क्या गाय इन्वायरमेंट को खराब कर रही है क्या गधा घोड़ा भैंस ये सब इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं क्या, नहीं, तो कौन, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे ओजोन डिप्लीशन आपने सुना होगा,
अर्थ के चारों तरफ एक लेयर कौन सी, जिसको बोलते हैं ओजोन, जिसको अपन बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ठीक है ना, इसका क्या हो रहा है, लगातार डिप्लीशन हो रहा है। ये क्या करती है एक्चुअल में, अपने को यूवी रेज वगैरह इन सब से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन। देखो, जब पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करो, ठीक है ना, प्रोडक्शन, फिर उसका क्या करो, सॉल्यूशन, यही काम है। ठीक है, चलो, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। जो अपने आसपास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कैसे नेचुरली रखा जाए, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब अपन देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, हाँ अच्छा, इसको आप किसमें कैटेगराइज करोगे, इसमें इसको आप नहीं फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में, आप इसको जनरल साइंस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, जनरल साइंस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, हालांकि ये सभी की ड्यूटी है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है उन सभी की ड्यूटी है कि अपने आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छा रखा जाए। ठीक है, ओके, तो ओके, तो ये था अपना अपना एक इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, ये अपना इंट्रोडक्शन ही था, डिटेल तो कैसा होगा ये आप आइडिया लगा लो। ठीक है ना, तो इसमें अपनी 5 यूनिट है, जिसमें जिसमें अपन ने अलग अलग यूनिट्स देखी, कुछ केमिस्ट्री की थी, कुछ बायो की थी, कुछ फिजिक्स की थी। ठीक है ना, ये सारी डिस्कस हो चुकी है। अब अपन सारी यूनिट्स को, सारे चैप्टर्स को एक एक करके बहुत ही डिटेल में लेंगे। हाँ, मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में ये डाल दीजिए कि सर हमको ये यूनिट, ये चैप्टर डिस्कस करो, तो अपन वो उस चैप्टर को सबसे पहले लेंगे। और इसी चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा नो डाउट। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद।